नमस्कार, मैं विद्या कुमारी आपका शूटर्स की कहानी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ एक सीरीज़ की जिसका नाम मैंने रखा है बिहार के शूटिंग बर्ड्स, क्योंकि इस सीरीज़ में हम उन खिलाड़ियों से, उन शूटर्स से मिलेंगे जो बिहार के प्रतिभाशाली शूटर्स हैं और जिनसे संपूर्ण बिहार के शूटिंग जगत को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, बीज चाहे कितना भी उत्तम क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी सही सिंचाई नहीं की जाएगी पौधे की तो वो अच्छा फल या फूल नहीं देगा। तो हमारे राज्य में प्रतिभा तो है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से और कुछ सरकार के सपोर्ट की कमी की वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जितना उनमें काबिलियत है। तो ये जो सीरीज़ है, इसमें जब हम इन शूटर्स से, जो बढ़ते शूटर्स हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बाधाएं हैं जो इनको इनका बेस्ट परफॉर्म करने से रोक रही हैं। तो ये एक तरह का केस स्टडी है जहाँ हम जान पाएंगे कि समस्या क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके रूट कॉज को जानना पड़ता है जो उस विकास को होने से रोक रही है। तो जब हम इन शूटर्स से बात करेंगे तो हमें रूट कॉजेस का पता चलेगा कि कहाँ पे बाधाएं हैं। तब इस केस स्टडी के जरिए हम उन बाधाओं का निवारण कर पाएंगे और विकास की ओर हमारा जो शूटिंग जगत है, बिहार शूटिंग जगत है, वो आगे कदम बढ़ा पाएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बिहार के एक होनहार शूटर और काफ़ी जिनसे हमें उम्मीदें हैं, रंजन कुमार से। रंजन कुमार ने शूटिंग की दुनिया में अपनी जर्नी की शुरुआत एज एनसीसी कैडेट की, लेकिन एनसीसी ख़त्म होने के बावजूद इनकी जो रुचि थी शूटिंग से वो कम नहीं हुई, तो इन्होंने इसे आगे परस्यू करने का डिसीजन लिया। इन्होंने स्टेट लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफ़ी मेडल हासिल किए। इतना ही नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके राज्य का गौरव बढ़ाया है। इनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने इन्हें खेल सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं रंजन जी का अपने चैनल पे और इनसे आग्रह करते हैं कि ये बताएं कि कैसा रहा इनका शूटिंग की दुनिया में ये सफ़र और ये आगे क्या टारगेट रखते हैं। एक्चुअली जैसे कि हम एन कॉलेज से थे तो हमने एनसीसी के इंक्रीज से पहले स्टार्टअप किया, उसके बाद नेशनल तक गए और एनसीसी के नियमानुसार 2 साल तक ही खेल सकते थे। तो हमने 2 साल तक तो नहीं खेले, 1 ही साल खेले, लेकिन अगले साल के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन नियमानुसार उन्होंने हमें नहीं खेलने दिया। लेकिन हाँ, वहाँ के जो हमारे ग्रुप फाउंडर थे ब्रिगेडियर आरडी सिंह, उनका सपोर्ट हमें बहुत मिला और हमें मैचेस खेलने के लिए या ट्राई करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते गए, हमेशा बुलाए, चाहे मैचेस के लिए वेपन की जरूरत हुआ तो हमेशा वो प्रोवाइड करते गए। तो अगले 2 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमें उनका भी ट्रांसफ़र हो गया और हमें इक्विपमेंट मिलना बंद हो गया, क्योंकि नए अफसर है तो वो उतना उस चीज़ को वैल्यू देते नहीं थे, मालूम नहीं देते उतना कॉपरेशन। इसकी वजह से हम लोग को फिर हम बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन की तरफ रुक किए, लेकिन वहाँ मालूम चला कि कैसे पता चला आपको बिहार राइफल एसोसिएशन? एक्चुअली साथ ही में हम एनसीसी जब कर रहे थे, उस साथ में एक और साथी खिलाड़ी थे ओम प्रकाश सर, वो भी उसी में एनसीसी के थ्रू ही कर रहे थे और वो ऑलरेडी पहले से ही मगध राइफल क्लब में ज्वाइन थे। तो उसी के थ्रू हमें मालूम चला, तो हमने उसके थ्रू फिर ज्वाइन किया वहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद अपना शूटिंग के सफर जारी रहा, लेकिन अब जैसे कि 50 मीटर इवेंट मेरा है और 50 मीटर इवेंट के लिए इक्विपमेंट और किट की आवश्यकता हो चली थी, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, परस्यू नहीं कर पा रहे थे इक्विपमेंट। 50 मीटर राइफल आर्म्स राइफल होता है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, तो हमने अपने क्षेत्र में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कैटेगरी का लाइसेंस देकर लोग थोड़ा सा अचंभित हुए, क्योंकि वो तो 90s के रूल्स को फॉलो करते थे और
आम पब्लिक के लिए जो लाइसेंस मिलता है वो स्टेट वैलिडिटी और एग्जामिनेशन 100-200। लेकिन 90s के रूल के फॉलो करने की आप जब बात करते हैं तो 90s में मैं भी शूटर थी और मुझे तो बड़ी आसानी से लाइसेंस मिल गया। अब पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ के जो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कोऑपरेट करना नहीं चाहते थे कि क्या है पता नहीं, लाइसेंस देने में हर कोई हिचक माने वहाँ ऑफिसर्स हिचकते थे। लेकिन हमने जब डिमांड रखी तो उन्होंने रूल्स की बात कही, फिर रूल्स हमने ला के दिखाया तो फिर वो मानने को तैयार नहीं है। फिर बोल रहे हैं हम एनआरआई की जिक्र किए तो एनआरआई का वो अफिलिएशन लेटर मांग रहे हैं, हमसे डिमांड किया जाए, उनको खुद वेरीफाई करनी चाहिए। तो हम तो ये भी बताएं कि आम शुरू 2016 में एनआरआई का जिक्र भी है, ऊपर से मैंने उनके कहने पे हम एनआरआई का अफिलिएशन लेटर भी ला कर दिए, लेकिन उसका भी खुद मांग रहे। तो फिर हम बोले फिर कि आप खुद वेरीफाई कीजिए, लेकिन इससे बहुत समय लगा और डीएम चाहे ऑफिसर के कारण हमें 2-2.5 साल तक वेट करना पड़ा। वो टाइम पर टाइम देते गए, कभी छुट्टी है तो कभी क्या है दिवाली से ऐसे करके। तो फिर हमने लास्ट में आरटीआई कर दिया क्योंकि हम डॉक्यूमेंट से हम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग थे। और फिर हम आरटीआई करने के बाद हमें बुलाकर और स्टेट वैलिडिटी का लाइसेंस दिया जा रहा था, लेकिन हमने लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन बनाया जिसमें ये मेंशन करते हुए हमें ऑल इंडिया क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी मैचेस होते हैं वो तो स्टेट से बाहर ही होती हैं, नेशनल चाहे भी है क्लास वगैरह, तो हमें लेने से कोई फायदा था नहीं। उस समय जब नहीं थी तब ये स्टेट वैलिडिटी मिलने से भी कोई हमें बेनिफिट नहीं था। तो हमने सिर्फ एक लेटर मेंशन करते हुए रूल के अकॉर्डिंग रूल को इनपुट करते हुए और रूल्स अटैच करते हुए लेटर लिखा, फिर हमने छोड़ दिया। 1 महीने बाद फिर रिप्लाई आया तो उसमें बताया गया कि आपका होम मिनिस्ट्री से आ गया है, लेकिन ऑलरेडी हमने बहुत पहले ही जब हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा था तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री पीएमओ और स्टेट होम मिनिस्ट्री को ऑलरेडी हमने लेटर डाल रखा था, जिसका रिप्लाई बहुत पहले ही आ गया था। लेकिन ये जो दिखाया गया कि अब आया है, लेकिन हमने जब वो लेटर देखा तो वो लेटर बहुत देर पहले का था। तो देखिए यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो परिस्थिति है शूटर्स के लिए, जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के लिए एक्चुअली जो परफॉर्मेंस का टाइम होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन जो एक जज्बा होता है, जिस रफ्तार में खिलाड़ी जा रहे होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उस वक्त पे, उस क्रूशियल टाइम पे जो 2.5 साल का गैप है एक लाइसेंस लेने के लिए, वो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करता है। तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि यदि राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देना है तो जो प्रोसेस है लाइसेंस प्रोवाइड करने का इन खिलाड़ियों को, इसको आसान बनाया जाए। इन खिलाड़ियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए ताकि जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं उनको लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में अपना समय जाया न करना पड़े। और एक हमारे साथी खिलाड़ी थे पंजाब के, हम दोनों ने भी पहली बार स्टार्टअप किए थे और जीबी में उनका मेडल था, हम 4th रैंक पर थे, लेकिन नेशनल भी साथी थे और उनका भी स्कोर हमारा स्कोर दोनों इक्विवेलेंट लगभग था। लेकिन जब लाइसेंस उनका 10 दिन हो गया तो लाइसेंस होने से क्या हुआ कि उस प्रैक्टिस के अनुसार वो उनका कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से नेशनल में मेडल भी रहा। आज के डेट में वो एशियन गेम में मेडल भी है, लेकिन हमारा बीच में 2 साल तक गैप रह गया, इसके थ्रू गेम में और आज तक हर चीज़ का हर स्टेप पे मतलब हमें कुछ ना कुछ इशू आते हैं, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। मिला लाइसेंस लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए क्यों प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाती है? प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस आपका वेपन है। हाँ, एक्चुअली हम वेपन के लिए भी गवर्नमेंट से मदद मांगी थी। बहुत बार हम यहाँ तक कि जनता दरबार तक गए हैं, लेकिन वहाँ तो मुख्यमंत्री साहब जो डिपार्टमेंट है उसमें हमें फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वहाँ के डिपार्टमेंट में जो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स थे तो वहाँ वो बोले कि हम किन को आप वेपन देते चले। हम यही बताएं कि सर हमें नहीं चाहिए, आप किसी कम्युनिटी मतलब ग्रुप को दे दो या किसी क्लब को दे दो जहाँ से हम कर सकें। तो वहाँ मतलब बैठे। देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
हम आज देश में खेल को बढ़ावा देने की बात करते हैं और ये एक ऐसा गेम है जहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना पड़ता है। इंडिविजुअल राइफल होना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे केस में यदि सरकार ये बोलेगी कि हम किन किन को वेपन दें, तो भाई जो होनहार हैं खिलाड़ी, जो जिसका प्रमाण उन्होंने अपनी काबिलियत से दिया है, तो उनके सामने तो ये प्रश्न बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए कि हम किन किन को वेपन दे। उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक मुकाम तक पहुंचे हैं, अब वो उससे आगे जाए। इसके लिए सरकार आगे आकर के इनकी मदद करे, ना कि इनको ये बोल के कि हम किन किन को मदद करेंगे, मतलब उत्साहित करें। इस तरह से तो फिर खेल का विकास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे डिमोटिवेट होते हैं इससे, तो फिर आगे वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। फिर उसके बाद मेरे फादर फिर बताएं कि धैर्य रखो, लाइसेंस हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं। फिर एक अंकल हैं वो हमें सपोर्ट किए और वहाँ से हमें फिर जाके इक्विपमेंट वगैरह राइफल वगैरह मंगाया, किट वगैरह मंगाया। और उसके बाद अब प्रैक्टिस की जब बारी आई तो प्रैक्टिस के लिए बिहार में कहीं 50 मीटर की रेंज है नहीं, और ऐसे तो हम कहीं भी जाते थे प्रैक्टिस के लिए पॉइंट। लेकिन मगध राइफल क्लब में तो मैं खुद मेंबर रह चुकी हूँ, मैं वहीं से खेलती थी, तो वहाँ पे मतलब उनका कुछ कोऑर्डिनेशन होता था एनसीसी रेंज से कि मैच के पहले वो जाकर एनसीसी रेंज का इस्तेमाल करके वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवाया एनसीसी के लिए हम खुद अपने स्तर से जाके वहाँ प्रैक्टिस के लिए डिमांड किए थे, लेकिन उस तरह का अब माहौल था नहीं, क्योंकि हमारे जो ब्रिगेडियर ऑफिसर थे नहीं। तो ये क्या जो क्लब का अपना सेटलमेंट था एनसीसी ऑफिस के साथ, वो एनसीसी रेंज जिनको मुहैया करवाया जाता था प्रैक्टिस के लिए बिफोर कंपटीशन, तो वो क्या अब ऐसा नहीं हो रहा? अब ऐसा नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि आप आर्म्स उसमें हैं, कैटेगरी में हैं, और आपके लिए अभी प्रैक्टिस की कहीं व्यवस्था है ही। एक ऐसे अभी फिलहाल सीमान में रिसेंटली 2 साल पहले तक हुआ है, लेकिन वहाँ एक मैनुअल है, पूरी तरह से मैनुअल है, जिससे कि जो नेशनल प्लेयर होते हैं वो डिस्टेंस पकड़ते हैं और इंटरनेशनल लेवल का भी होता है, तो उस माहौल में उस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब अब कोई स्तर लेवल जो बढ़ जाता है उससे निचले लेवल पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्कोर की जो बिल्डअप जो स्कोर चाहिए वो नहीं पॉसिबल हो पाता है, और उनका माइंड सेटअप चाहे मेंटली थोड़ा सा। बिहार में सिर्फ एक सिवान में 50 मीटर का रेंज है, वो भी तो मैनुअल है और 2 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया है। तो देखिए शूटिंग, हम बिहार में जब बात करते हैं कि हमारे शूटर बाहर जाकर नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें, तो हमें दूसरे राज्यों से सीखना होगा, देखना होगा कि वो अपने शूटर्स को किस तरह से ग्रूम करते हैं, किस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि यदि आप सिवान जाते हैं मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए साल में, तो आप कितने दिन प्रैक्टिस करते हैं? मुश्किल से 10 से 15 दिन कर पाते हैं। अब कितने शॉट्स करते हैं? अब एमिनेशन की एबिलिटी देखते हुए उसी के अनुसार करते हैं। मतलब एमिनेशन महंगा है तो आप चाह के भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि आपको खर्चा खुद बियर करना है। इसके लिए हम एक बार क्या हम बहुत बार ये दरवाजे खटखटा चुके हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए, हर एक गवर्नमेंट्स में, जो एक पहले जब लालू यादव और ये जब गवर्नमेंट का उनका जब नीतीश कुमार का था, अभी फिलहाल इनका है, इसमें भी हमने जाके अपने तरफ से कोशिश की थी कि जो गवर्नमेंट है अदर स्टेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ स्पॉन्सर करती है ताकि वो आगे अपना खेल सके, कंटिन्यू कर सके, चाहे इंटरनेशनल। तो यहाँ गवर्नमेंट से आपको कोई मदद नहीं मिलती और प्राइवेट सेक्टर से कोई मदद? प्राइवेट सेक्टर से भी वही है, यहाँ तो स्पोर्ट्स को समझने के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं, अपना पॉइंट रखते भी हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे हम तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जाके मिले थे स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन सीधे बोलते हैं कि हम वेपन के लिए 9 लाख कहाँ से देंगे। हम बोले सर हमें इक्विपमेंट के लिए आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास राइफल वगैरह सब अवेलेबल है। हम इतना उनसे पॉइंट आउट किए कि सर हम लोग जो खेलने जाते हैं या इंट्री है यहाँ प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए आपसे स्पॉन्सर करो, वेपन मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप जो अब जी जा रहे हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका खर्चा कौन बेयर करते हैं? खुद का अपना करना, तो वो भी अपना खर्चा है। गवर्नमेंट। ठीक है।
तो अभी अभी हाल फिलहाल आपको गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हुआ था, तो हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किए थे और वो डॉक्टर गणेश यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो वहाँ हमारा मेडल था ब्रॉन्ज, इसी के एवज में हमें ये खेल समाज से सम्मानित किया गया। तो एक बात बताइए, यहाँ मैं एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ। ये जो आपको सम्मानित किया है, ठीक है, उससे एज ए खिलाड़ी आपके जीवन में कोई बदलाव आया? जैसे सम्मानित में यहाँ पर जो राशि प्रोवाइड की जाती है 30,000 रुपये, लेकिन हम लोग जो मैच खेलने जाते हैं वहाँ पर एक मैच में हमें कम से कम 20,000 का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उससे कोई हमें कोई लाभ नहीं। मतलब कि जो आपको सम्मान के नाम पे जो राशि दी जाती है वो इस पीनट की तरह है इस खेल के लिए कि जिसका एक्चुअली कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप एक मैच के लिए 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और इतना ही नहीं, जो प्रैक्टिस आप साल भर कर रहे हैं उसमें आप स्पेंड कर रहे हैं। तो सरकार सिर्फ बोल रही है खेलो इंडिया, लेकिन खिलाने के लिए सरकार का कोई अप्रोच नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच। तो क्या खिलाड़ी सिर्फ खुद ही खेलेंगे और सरकार सिर्फ इनको एक सर्टिफिकेट दे करके एक सम्मानित करके एक सभा में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो लेगी? इस तरह से होगा खेल का विकास? एंड चलिए, अब आपके पास राइफल है, हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या आपका प्लान है, क्या आप टारगेट करते हैं और किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी घर पे जितना पॉसिबिलिटी हो पाती है और उतना ट्राई कर नहीं पाते, लेकिन ऐसे हम कोशिश करते हैं कि बाहर जाकर प्रैक्टिस करें। तो घर पे ट्राई करके और अभी तक कोशिश यही रहा है कि अपने तरफ से स्तर से जितना ट्राई करके और हो सके तो गोली जितना हमारे पास है उसके अनुसार प्रैक्टिस करके और मैच खेलते आ रहे हैं। और हमें ये यूनिवर्सिटी में भी उसी प्रकार हम ट्राई करके ही रहते हैं उसी। तो अभी क्या आप यूनिवर्सिटी से खेल सकते हैं या नहीं? यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपका एज क्राइटेरिया है, प्लस आप कितने साल तक खेल सकते हैं उसका है कि आप जब इंटर का एडमिशन लेते हैं उसके बाद 5 साल तक का रहता है और एज क्राइटेरिया 7 साल। तो अब आप उस क्राइटेरिया से आउट हो चुके हैं। तो अब आपका क्या फ्यूचर आपको दिखता है इस खेल को, यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है? अभी फिलहाल जिस तरह से हमें लग रहा है कि यदि गवर्नमेंट का साथ नहीं मिला तो हमें भी आपको भी कुछ करना पड़ेगा हमारे तरफ। तो इस परिस्थिति को आपने किसी के सामने अभी बताया है, चाहे आपके BSRA के सीनियर मेंबर्स हैं उनके पास आप ये बात लेकर गए हैं? तो मतलब अच्छा, बिहार में हम देखें तो कितने शूटर्स होंगे बिहार में अच्छा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उनमें आपका क्या रैंकिंग होगा? अभी तो जैसे 50 मीटर इवेंट में मेरा तो पहला रैंक है अभी तक। एडिशन में 50 मीटर में इस तरह से स्कोर मेरा हुआ अभी तक का मेरा हाईएस्ट विदाउट प्रैक्टिस से ड्राइव बेसिस पर 616 था। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो हमें तो आपको लगता है कि आप इस वक्त बिहार में 50 मीटर इवेंट में बेहतरीन शूटर हैं और उसके बावजूद आपके पास न गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है, न BSRA से कोई सपोर्ट है, यानी कि यदि आपको इस खेल को आगे कंटिन्यू करना है तो आपको अपने बलबूते पे ही करना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाए तो आपको खेल क्विट करना पड़ेगा। तो आपने क्या सोचा है? आप क्विट करने की सोच रहे हैं या कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं? कंटिन्यू करने के लिए सोचे थे, लेकिन जैसे कि हम 50 मीटर तो आज एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हम सोचे थे कि 10 मीटर के लिए जाएंगे, 10 मीटर प्रैक्टिस करेंगे। गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट रेंज भी है जो कल्याणिका में है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है कि वहाँ रख के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है और सोनपुर से डेली अप एंड डाउन करना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप मगध राइफल क्लब में क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं? एक्चुअली मगध जैसे पहले ही जैसे बता चुके हैं कि नेशनल प्लेयर जो होते हैं वो मैनुअल पर थोड़ा करने। अच्छा, तो इस वजह से कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक रेंज नहीं है, डिजिटल रेंज नहीं है, तो आपको वहाँ पे डिजिटल रेंज की सुविधा है तो इसलिए आप चाहते हैं वहाँ प्रैक्टिस करें, लेकिन जो कम्यूटिंग है उसकी वजह से आपको परेशानी है।
तो फिर आप अभी कितने दिन जाते हैं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए? अभी फिलहाल तो हम 50 मीटर को लेकर फिलहाल नेशनल का रेस भी आया रखा है, तो उसके एवज में हमको वहाँ जाने और फिलहाल हम डिसाइड किए कि शिवांग में जाकर और 50 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले से मेरा मजबूत पक्ष है, उसी को थोड़ा सा अभी नेशनल फोकस को देखते हुए थोड़ा सा को सोचें कि और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अभी न्यू स्टार्टअप 10 मीटर में, तो ये अभी तो जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं शिवांग, तो वहाँ भी आपको सारा एक्सपेंडिचर खुद बियर करना पड़ता है? हाँ, वहाँ वो एक्चुअली प्राइवेट है, तो वहाँ तो क्या करना है। तो वहाँ भी आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए भी आप खुद बियर कर रहे हैं, इवेंट्स के लिए भी खुद बियर कर रहे हैं, मतलब बहुत ही दुखद बात है कि हम खेल में खिलाड़ियों को ले तो आते हैं अट्रैक्ट करके कि आप खेलो इंडिया, लेकिन आगे जाकर मुझे लगता है कि ये जो जज्बा है खेलने का वो धीरे 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 दम तोड़ने लगता है। मेन है शूटिंग जो है एक मेंटल गेम, और प्लस इस तरह से जैसे कि वहाँ हम 10 मीटर इवेंट्स प्लेयर्स को भी देखते हैं कि वहाँ रेंज बन गई है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करने से नहीं होगा। जैसे कि बच्चे कोई कोई है जो सुबह मोस जाते हैं, प्रैक्टिस करना है 2 से 3 घंटे, सुबह वो निकलेंगे हरास हो जाएंगे, वो प्रैक्टिस क्या करेंगे, फिर उधर से उनको टेंशन बनी रहती है कि घर भी पहुंचना है, तो 2 घंटे 3 घंटे के प्रैक्टिस के लिए उनका पूरा दिन बर्बाद होता है, प्लस ना पढ़ाई कर पाते हैं, फिर आकर खाना पीना सोना, फिर सुबह वही रूटीन। तो ये शूटिंग जो है एक रिलैक्स गेम है, और इसमें थोड़ा सा मेंटली या फिजिकली थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, लेकिन ये डेली रूटीन जो है दौड़ने भागने उसमें पॉसिबल हो नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है क्या सुधार होनी चाहिए? एक तो पहले वहाँ पे ऐसे हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रहने की व्यवस्था हो जाए, ताकि वो फ्रीली माइंड से अपना सोच के जाए कि 10 दिन का कैंप कर रहे हैं वहाँ अपना रहे प्रैक्टिस करें और फिर क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे शूटर्स अच्छे हैं, लेकिन वहाँ नहीं प्रैक्टिस कर पाते सिर्फ इसी का। यही रेंज यदि पटना में होता तो हब होने से क्या होता है कि अपना अनुसार हर तरह का जिसका जो बजट है उसके अनुसार अपना लिविंग रह रहा है उस एरिया में अपना प्रैक्टिस के लिए आगे, प्लस तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होता, पढ़ाई लिखाई पे असर नहीं होता, और शूटर्स जितने रहेंगे उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कंपटीशन एक दूसरे में करेंगे, कंपटीशन जब होगा तो वो स्कोर बिल्डअप होगा। ऐसे क्या है 2-4 शूटर्स है वहाँ गांव के एरिया के शूटर्स, वहाँ पे कितने खिलाड़ी हैं, कितना एक्टिव है और कितना जागरूक है, वो तो आप वहाँ का देख सकते हैं। तो ये कंपटीशन होने से क्या है कि अपने कितने स्कोर बिल्डअप करने का, दूसरे से कम्पीट करने का होता है, जिसकी वजह से स्कोर बिल्डअप होता है। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि कुमार तिवारी सिंह जो है हमारे वाइस सेक्रेटरी बने हैं रिसेंटली, और उन्होंने कहा है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक राइफल क्लब बनवाएंगे। तो क्या लगता है कि उस पर सचमुच कोई कार्य होगा या हो रहा है? होगा या हो रहा है तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और हम इतना ही कहेंगे कि यदि सिर्फ एक 10 मीटर इवेंट बन जाने से मतलब शूटिंग स्पोर्ट्स में विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक 10 मीटर खेलते हैं और 50 मीटर दोनों खेलते हैं। तो यदि एक 50 मीटर इवेंट के लिए सिवान जाए 10 दिन जाए कल्याण भी का पॉसिबल नहीं, बहुत दूर के लिए थी। यदि एक जगह रहता जैसे कल्याण भी में 50 मीटर या 25 मीटर रेंज बन जाती है, तो इसमें डबल फायदा है शूटर्स के लिए भी और प्लस उस रेंज के लिए। और यदि आप ये जो अभी समस्या है आप इससे जूझ रहे हैं, तो ये यदि सरकार या BSRA आकर के आपको कोई मदद नहीं पहुंचाती है तो आप इसको कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तो आगे 2 साल तक हम कोशिश करने की अगर सोचें, और उसके बाद नहीं तो लास्ट में नहीं। तो देखिए ये है स्थिति हमारे बिहार में खिलाड़ी की कि वो अपने बल पे जहाँ तक अपने आप को पुश कर सकते हैं वो पुश कर रहे हैं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही इनको यदि सरकार का सपोर्ट मिल जाता तो इनका परफॉर्मेंस कहीं और अच्छा होता, और आगे यदि नहीं मिला सपोर्ट तो
इनका जो टैलेंट है यही दम तोड़ देगा, आगे या नहीं बढ़ पाएंगे। और जो वक्त होता है खिलाड़ी का, जिस वक्त में वो खेल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ये हर किसी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है जब वो अपने करियर के लिए तैयारी करते हैं। अब आप देखिए कि इस एज में जब इनको करियर के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए था अपने करियर बनाने के लिए, ये शूटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, उसमें बेहतर करने की सोच रहे हैं। ये ट्रैवल करते हैं, सारे दिन कल्याण दिघा जाते हैं, आते हैं, जो कि यहाँ से काफी दूर है, 3 घंटा लगता होगा मेरे ख्याल से जाने में। हाँ, करीब 80 किलोमीटर है। वहाँ ये जाते हैं, फिर आते हैं। तो एज ए स्टूडेंट जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई की, वो तो उस दिन ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ये गए, शूटिंग किए, आए, थके और वो दिन खत्म। तो इसका असर जो इनकी पढ़ाई पे पड़ रहा है, तो कल को जब इनको शूटिंग से क्विट करने की नौबत आएगी तो ये तो ना यहाँ पे रहेंगे ना वहाँ पे रहेंगे। सही बात। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार आजकल जॉब ऑफर कर रही है, उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा? आप क्या वहाँ फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे? क्योंकि करियर में तो आप मतलब जब इधर ध्यान दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ नुकसान होना चाहिए, तो वो कैसे आपको बेहतर? डिस्कशन में पहले बताया कि शूटिंग एक मेंटली है, तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब स्पोर्ट्स में आता है तो जॉब पर्पस से नहीं आता, वो तो चाहता है कि हम स्पोर्ट्स से ही और आगे बढ़ें। लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता तब वो कैरियर की तरफ फोकस करते हैं, तब वो जॉब के लिए प्रयास करते हैं कि जॉब से वो बैकअप मिलेगा ताकि वो अपने आप स्पोर्ट्स को बिल्डअप कर सके। हाँ, स्पोर्ट्स को भी बिल्डअप कर सके और खुद को भी सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए आपने कोई अप्लाई किया है? कहीं कोई सरकार की वैकेंसी है जिससे आपको लगता है कि आपको सेटल होने में करियर वाइज कोई मदद मिल पाएगा? सचिवालय की वैकेंसी आई थी 2020 में, तो हमने वो भरा भी था, लेकिन अभी तक वो स्टेज चल रहा है, उसमें कोई भी रिस्पांस या कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहा है। कितना वक्त हो गया? 2 साल हो गया। ऐसे कोई क्लियरेंस नहीं मिलने से भी थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है पर्सन की, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा और जो वैकेंसी के जॉब के लिए अप्लाई किया था उसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। ऊपर से फिर अभी एसआईपी आई थी, तो जैसे कि मैंने बताया एज क्राइटेरिया जो है इसमें 18 से 21 तक है, तो एसआईपी जो वैकेंसी है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है मिनिमम 20 या 21 से 22 साल के बीच में ग्रेजुएशन। और वही नॉर्मल वैकेंसी जो आती है एसआईपी वो रहती है 20 से 37। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं 1823 के एज में, वो भी ग्रेजुएशन पे। और एसआईपी मतलब 18 से 23 का यदि आपका एज क्राइटेरिया है तो 21-22 साल तक तो आप एलिजिबल ही नहीं है, तो बस आपको 1 साल का मिलता है मौका जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी हर साल आए तब तो कोई एलिजिबल होगा, अप्लाई करेगा ऐसा। ये तो वैकेंसी से इधर रेगुलर 2 साल आई है पिछले 20 वर्ष, उससे पहले तो आई नहीं थी। उससे पहले हम 2 साल पहले आई थी, उस समय हम एलिजिबल थे नहीं। अभी एलिजिबल जब होना था तो इसमें एज क्राइटेरिया बहुत कम है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये सब खामियां है कि गवर्नमेंट का जो प्लान है जॉब कोटा, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब देने का, उसमें भी कुछ परेशानियां जिसकी वजह से जो फायदा मिलना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को वो मिल नहीं। तो चलिए, ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहेंगे कि जिस पे गौर किया जाए अपने साल के दौरान या सरकार के द्वारा, जिससे फिलहाल थोड़ा सा रिलीफ बच्चों को मिल पाए जो शूटिंग जैसे अभी जैसे क्रियात्मिका में शूटिंग रही है, वहाँ पे तभी अपना पर्सनल शूटिंग का जो उसका पर्सनल हॉस्टल है नहीं, लेकिन वहीं आईटीआई जो है वहाँ वाले से एक हॉस्टल था, और फिलहाल 2 और नए बने हैं। अभी चालू तो हुए नहीं, लेकिन उसमें भी वे सारे गवर्नमेंट को अप्रोच करें और हम एक फ्लोर भी मिल जाती है, तो हमें लगता है कि अभी रिसेंटली जो एक्टिव शूटर्स हैं उनके लिए रिलीफ होगा कि और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते और अच्छा स्कोर भी कर सकते। तो यहाँ जो आप शूटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ आपके ये गवर्नमेंट की तरफ से
ये जो शूटिंग रेंज है ये गवर्नमेंट के द्वारा अपना प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ क्या खर्चे आपको बियर करने पड़ते? वहाँ तो इक्विपमेंट के लिए कोई बियर नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ सारी सुविधा दी जाती है और प्लेयर्स में थोड़ा सा है दी जाती है, लेकिन जैसे शूटर्स को स्कोर बिल्डअप करने के लिए जितनी प्रैक्टिस चाहिए उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है, तो खुद अपना प्लेयर्स कुछ परचेज कर ले जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अच्छी बात है कि कम से कम बिहार में एक शूटिंग रेंज तो है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। शूटर्स को सिर्फ अपने पेलेट्स का खर्चा बियर करना पड़ता है, तो कुछ तो राहत है। तो कम से कम यदि वहाँ पे थोड़ा रहने की सुविधा हो जाए तो जो शूटर्स हैं वो एक कैंप की तरह, सब जब मैचेज आने वाले हैं तो उसके पहले जाकर एक कैंप की तरह जाकर के रहें, 10 दिन 15 दिन जो भी रह सकते हैं और प्रैक्टिस करें, तो शायद इनके परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट साथ ही इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल की जो भी नेशनल टीम के जो भी कोचेज हैं यदि टाइम टू टाइम यदि कोच बोला कर गाइडेंस मिले तो और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जितने बच्चे हैं कल्याण विकास से और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में वो सिर्फ अपना प्रैक्टिस जितना पॉसिबल होता है उसमें क्या होता है ना कि अपने से करने से वो गलत सीख रहे हैं कि सही सीख रहे हैं ये मायने रखता है। तो सही क्या है शूटिंग के लिए और क्या होना चाहिए वो एक कोच रहे, मतलब ऐसे तो कल्याण विकास में सर लोग हैं गाइडेंस देते हैं, लेकिन एक लेवल ऑफ कोचिंग जो है कहीं ना कहीं आके थम जाती है, तो उससे इंटरनेशनल लेवल के लिए थोड़ा सा और भी कोचेज वहाँ से आकर टाइम टू टाइम गाइडेंस मिले और बेहतर स्कोर बिल्ड हो सके। So thank you Ranjan for coming to our channel and giving us such important feedback. और अब हम अपने दर्शकों से चर्चा करना चाहेंगे जो बातें इनसे बात करने के बाद सामने आई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लाइसेंस की प्रक्रिया है शूटर्स के लिए इसको आसान बनाने की ज़रूरत है। इनका कंपैरिजन हम जनरल लाइसेंस से सिविलियन लाइसेंस उनसे नहीं कर सकते। इसको स्पेशल कंसीडरेशन देना होगा। जब दूसरे राज्य में 10 दिनों में लाइसेंस दिया जा सकता है तो हमारे राज्य में क्यों नहीं दिया जा सकता है। जो मोमेंटम होता है शूटिंग का शूटर्स के अंदर वो इतने लंबे समय के बाद ब्रेक हो जाता है। 2.5 साल का वक्त लगा इन्हें एक लाइसेंस लेने में, तो ये इनके परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्ट किया है। दूसरी बात ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे राज्य में वो सफिशिएंट नहीं है शूटिंग के विकास के लिए। सिर्फ एक मैच स्तरीय रेंज से हम पूरे बिहार में शूटिंग के विकास की कल्पना नहीं कर सकता और आशा करती हूँ कि BSRA इस संदर्भ में कुछ ठोस कदम उठाएगी और जल्द ही हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तीसरी समस्या ये आ रही है कि आप जब मैच के लिए जाते हैं और आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ वहां आपके मैच पे असर पड़ेगा। तो जब यहाँ खिलाड़ी सिर्फ 10 दिन 15 दिन की तैयारी करके मैच में जा रहे हैं और वो भी इतने कम बोलियों से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो मैं समझती हूँ कि जो खिलाड़ी नेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग व्यवस्था की जाए, जहाँ फ्री एम्यूनिशन प्रोवाइड किया जाए, फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए और ये शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में जाने के पहले ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ी भी फुली प्रिपेयर्ड होकर जाएं और उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग से न जूझना पड़े। और एक बहुत ही अजीब सी स्थिति सामने आई है रंजन से बात करने के बाद, और ये स्थिति पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी है। तो मेरा एक अहम सवाल आप लोगों के सामने है कि ये जो शूटिंग का खेल है इसका संचालन हमारे राज्य में कर कौन रहा है? क्या गवर्नमेंट कर रही है, BSRA कर रही है, या ये शूटर्स और शूटर्स के अभिभावक कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो कोई भी एक्सपेंसेस ना BSRA ले रही है ना गवर्नमेंट ले रही है, चाहे वो आर्म्स का खर्चा हो,
चाहे वो किट का खर्चा हो, चाहे वो मैच में जाने आने का खर्चा हो, या प्रैक्टिस करने का खर्चा हो, एंट्री फी हो, हर एक खर्च छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक शूटर को ही उठाना पड़ता है। और शूटर खुद तो अर्न कर नहीं रहा है, उसके अभिभावक एक्सपेंस कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके हॉबी के ऊपर। तो क्या बिहार में सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है इस गेम को डेवलप करने की? और जब सरकार बोलती है खेलो इंडिया, तो क्या हमारे बजट में शूटिंग के लिए किसी एलोकेशन का प्रावधान नहीं है? और ऐसा यदि नहीं है तो प्रावधान होना चाहिए। और ऐसा है, प्रावधान है, बजट एलोकेट हो रहा है, तो फिर ये शूटिंग के डेवलपमेंट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल? तो इन्हीं हम सवालों के साथ मैं आज के इंटरव्यू को यहीं समाप्त करती हूँ। और आप लोग मेरे इस सवाल का कमेंट में जवाब जरूर दें, हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का साथ रहा तो आशा करती हूँ कि शूटिंग के क्षेत्र में हमारे बिहार में कुछ विकास जल्द ही देखने को मिलेगा। धन्यवाद।